आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और इस मंच पर अक्सर बहुत आसान शब्दों में कह दिया जाता है कि हमें इन्हें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करूंगी और इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि ये वो शख्स हैं जो ये कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, और उस वे पर हिंदुस्तान बहुत आसानी से एक्सप्रेस वे लगा सकता है। ये वो मिनिस्टर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। ये वो मिनिस्टर हैं जो लॉन्गेस्ट सर्विंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। 19 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत की पॉलिटिक्स की, सबसे युवा अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और ये वो शख्स हैं जो कहते हैं कि अगर मेरी वजह से मेरे बेटे को पार्टी में पदाधिकारी बनाना है तो फिर मैं उसे अपने बगल में ना बैठने दूं। तो ये वो शख्स है जिन्होंने परिभाषा बदल दी है काम करने की, वादे करने की और सपने देखने की। ये वो शख्स है जो खुली आंखों से सपने देखता है, और मेरी एक भी शब्द अगर आपको चाशनी में डुबोए हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं तो आप मुझ पर केस कर सकते हैं। मैं इतनी कॉन्फिडेंटली ये बातें कह सकती हूं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन गडकरी जी आपका। नमस्कार। मुझे बहुत ईमानदारी से बताइएगा, अभी एक एवी चल रहा था आपके लिए, एक एंकर आपके बारे में तमाम चीजें बोल रही है और इसमें बहुत चीजें तो मैं मिस कर गई हूं। जब आप ये सुनते हैं तो आज से 9 साल पहले या जब आपने शुरुआत की थी तब आपको एहसास था कि ये जो खुली आंखों से सपने आप देखते और दिखाते हैं वो वाकई आप पूरा कर पाएंगे? मतलब अभी आप इथेनॉल वाली गाड़ी से आए हैं, मैंने आपको देखा। कौन सोचता है ऐसा? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग होता है उसमें जनसमर्थन मिलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो चीजें एक्स्टेब्लिश रहती है और जो लोग जिस मार्ग से जाते हैं वो मार्ग ही लोगों को लगता है कि यही सक्सेस का मार्ग है। ये इतने आपने एंटरप्रेन्योर्स बुलाए हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट अलग अलग डिजाइन किए, अलग अलग मटेरियल यूज किया, तो पहली बार तो इनको लोगों ने डिस्करेज भी किया होगा कि ऑलरेडी ये मार्केट में इस प्रकार का प्रोडक्ट है, आपका कैसे चलेगा। देखिए, जो लोग अलग से सोचते हैं और वो काम करके दिखाते हैं, उनकी बात जो होती है फिर एक बार एक्स्टेब्लिश होने के बाद लोग उस पर विश्वास करते हैं। मैं 2004 में मैं ये कह रहा था कि इस देश का किसान ऊर्जादाता बन सकता है, तो मुझे हंसते थे लोग। पर आज हमारे देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता ही नहीं तो बिटुमिन दाता भी बना है और अभी हवाई ईंधन दाता बनने जा रहा है। तो ये बात जो होती है उसको समय लगता है, पर मुझे लगता है कि समाज में जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म का सोचते हैं, जो देश का 50 साल का इतिहास का देखते हैं, वो अक्सर आउट ऑफ बॉक्स सोचकर बहुत सी बातों का नया प्लानिंग करते। जैसे पर आप तो इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं कि आपकी पत्नी भी आप पर यकीन नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये घटना ऐसी हुई कि हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा था कि हाइड्रोजन की कार आएगी, हाइड्रोजन से इंडस्ट्री चलेगी, केमिकल, स्टील इंडस्ट्री, हाइड्रोजन से रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे और पानी से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मेरे पत्नी ने कहा कि आपकी बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा था, लोगों को मैं कह रही हूँ। पर मैंने उसके बाद तुरंत क्या किया, मैंने विक्रम किर्लोस्कर जो टोयोटो इंडिया के अध्यक्ष थे उनको फोन किया, और ऑटोमोबाइल मेरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने कहा मुझे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो गाड़ी, मैंने बोला आई डोंट नो एनीथिंग। मैं जब इसकी बात करता हूं तो मैं हर चीज लोगों को प्रूव करके दिखाना चाहता हूं। फिर उनसे मैंने हाइड्रोजन की गाड़ी लाई, उस टोयोटो कंपनी की, उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स भविष्य। आज मैं हाइड्रोजन के कार के बजाय इथेनॉल के कार में आया हूं, और ये आपके द्वारा मैं कहूंगा कि आप इसको और लोगों तक पहुंचाइए कि ये जो बायोमास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, फिर ब्रोकन राइस, कॉर्न, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बी मोलाइसेस, इससे इथेनॉल बनता है। और 100% इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की इनोवा गाड़ी में मैं आया हूं। ये 100% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का रेट है
120 रुपए लीटर। और ये जो इनोवा गाड़ी है ये 60% उसी में चलते चलते बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। ये पेट्रोल पे भी चल सकती है, इथेनॉल पे चल सकती है, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्स इंजन। और अगर पेट्रोल के हिसाब से अगर एवरेज निकाला, जो अभी एवरेज इसका मिल रहा है, तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आएगा, ऐसी ये गाड़ी है। आज हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। आज दिल्ली में सब जगह प्रदूषण है, 40% प्रदूषण फॉसिल फ्यूल के कारण है। और अगर हमने ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो सब गाड़ियां, स्कूटर, अभी टोयोटा अपना बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर 100% इथेनॉल पर आई है, मोटरसाइकिल स्कूटर। अब इथेनॉल पर मैंने नागपुर में स्कैनिया की बसेस चलाई। तो इथेनॉल ही अगर पेट्रोल के बजाय ईंधन बनेगा, आपको एक अच्छी, कल मैं आसाम में था, तो नुमालीगढ़ में इंडियन वहां के पेट्रोल रिफाइनरी ने बाम्बू जो है, नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू पड़ा हुआ है, बहुत है। वो पूरे बाम्बू से इथेनॉल बनाया। तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से बांग्लादेश एक पाइपलाइन डाली गई है पेट्रोल और डीजल के लिए। तो मैंने कहा ये पेट्रोल में 20% बाम्बू से तैयार हुआ इथेनॉल डालिए तो बांग्लादेश को सस्ता पेट्रोल मिलेगा। दूसरी बात, प्रदूषण कम होगा। तीसरी बात, भारत का एक्सपोर्ट में इथेनॉल आने के कारण फायदा होगा। और चौथी बात, आसाम के किसानों को और युवाओं को लाखों टन बाम्बू तोड़ना, काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रोजगार मिलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो ऐसे बहुत से प्रयोग है जिससे देश का मंत्री जी, लेकिन आप तो मंत्री जी हैं, आपके पीछे 2 गाड़ी, आपके आगे 2 गाड़ी, ये गाड़ी अगर रुक भी गई तो आप पीछे वाली में शिफ्ट हो जाएंगे। पर मान लीजिए मैं या यहाँ पर कोई इथेनॉल की या हाइड्रोजन की गाड़ी चला रहा है और हाइड्रोजन खत्म हो गया। आपका सवाल मुझे इसलिए याद आता है कि मैं जब इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रचार करता था, हाँ। तो अक्सर सभी एंकर मुझे सवाल पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद हुई तो क्या होगा, हाँ। फिर कैसा होगा। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं और जनता को पूछता हूं, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जब गाड़ी कोई इलेक्ट्रिक की बंद पड़ी है रास्ते में? इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनों के पास है यहाँ पर? मैं आपको बताता हूं, आपको सवाल पूछता हूं, आप पूरे देश में जनता को पूछो कि किसी की गाड़ी बंद पड़ी है, एक भी आदमी निकलेगा नहीं। पर पत्रकारों के दिमाग में ये सब्जेक्ट, ये उत्तर आता है कि ऐसा होगा। मेरी इथेनॉल की गाड़ी है, आप कार्यक्रम होने के बाद एक चक्कर मारी है, ये पेट्रोल के गाड़ी से अच्छी है। हमारी हाइड्रोजन की गाड़ी से धुआं नहीं आता, आवाज नहीं आता, पोल्यूशन नहीं होता, इससे भी पोल्यूशन 0 है और इतनी सुंदर चलती है। और इसीलिए मैंने अपने घर पे इलेक्ट्रिक, इथेनॉल और हाइड्रोजन की गाड़ी रखी है, ताकि कोई भी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आते, आप जैसे पत्रकार आते हो, तो गाड़ी में बैठो, घूम के आओ, कोई शंका होगी तो मुझे बताओ। वैसे हाइड्रोजन वाली गाड़ी का तो मैंने आपका एक इंटरव्यू, साक्षात्कार देखा था, वो बड़ी लग्जूरियस लग रही थी। इसमें कोई बैठ के देखिए, मर्सिडीज गाड़ी जैसे कंफर्ट है। और इस देश में आप एक समझिए कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का अगर इंपोर्ट बंद होगा तो ये पैसा कहां जाएगा? बचेगा पैसा? देश के इकोनॉमी में इतना पैसा बाहर जा रहा है, ये पैसा कहां जाएगा? ये देश के किसानों के पास, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं को रोजगार उसके लिए जाएगा। देश की समृद्धता, संपन्नता बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। 40% ऑफ द पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है, आपने कोई टाइम फ्रेम जहन में रखा है कि पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कब तक खत्म हो जाएगी, खासकर गाड़ियों को लेकर? एक आम आदमी, जैसे मेरे मन में सबसे पहला विचार यही आया। देखिए, पहली बात तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास पेट्रोल डीजल की गाड़ी है तो आपका खर्चा समझो 30,000 रुपए महीना है। तो इलेक्ट्रिक की गाड़ी लोगे तो 3,000 रुपए महीना खर्चा है। फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लेंगे तो 5,000 रुपए का खर्चा है। हाइड्रोजन अभी आया नहीं है, हाइड्रोजन के पंप खुलना बाकी है, हाइड्रोजन की गाड़ी आना बाकी है। ये पेट्रोल डीजल से कम ही है और इसलिए पहली बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरी बात है ये पोल्यूशन फ्री है, और तीसरी बात है देश के इंपोर्ट को कम कर रही है और देश में नए रोजगार को निर्माण कर रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में जब कॉस्ट इफेक्टिव है पर इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी जाओगे तो क्योंकि इसके लिए $150 पर किलोवाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी की कीमत थी जब हमने ये काम शुरू किया। अब ये कीमत आई है $115 पर, और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में 6-8 महीने में ये आएगी $100 पर किलोवाट पर आवर।
अगर ये $100 पर आएगी तो पेट्रोल गाड़ी की कीमत और डीजल गाड़ी की कीमत एक ही होगी। अब दिल्ली में देखो, आप मुंबई में देखो, आप जाओगे आपको हर 2, 3, 4 बसेस के पीछे एक बस इलेक्ट्रिक बस लगेगी। अभी इलेक्ट्रिक बस जो हमने टेंडर लिया है उसमें पर किलोमीटर कॉस्ट नॉन एसी बस के 39 रुपीज और एसी बस की कॉस्ट 41 रुपीज आई। और मुंबई में जो हमारी बेस्ट बस चलाती है डीजल की, उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपए है। अभी मैं दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जयपुर हाईवे बना रहा हूं इलेक्ट्रिक का, वो केबल लगा रहा हूं और अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें ट्रॉली बस चलेगी, बस में बिजनेस क्लास जैसी सीटें होगी। आपके लिए बहुत आसान होगा, आप जयपुर रहते हैं 1.25 घंटे में जयपुर चलेंगे। और बिजनेस क्लास में सामने लैपटॉप होगा और एयर होस्टेस जैसी महिला होगी जो आपको चाय कॉफी नाश्ता देगी और 2.25 घंटे में जयपुर पहुंचेंगे। और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और ये कब तक हो जाएगा? अब तो प्रोजेक्ट का काफी टेक्नोलॉजी वगैरह फाइनल हुआ है। अब देखिए, मैं एकदम डेट तो नहीं बता पाऊंगा, पर 1 साल में 1.5 साल में हो जाएगा। अभी आप मिजोरम भी गए थे, वहां भी खूब सारी परियोजनाओं का आप ऐलान करके आए हैं। उसके बाद असम भी आपका जाना हुआ। आपने ये कहा कि वहां की सड़कें आप अमेरिका जैसी बना देंगे। कोई टाइम फ्रेम है? और अमेरिका जैसी सड़कों से माने आपके क्या है? देखिए, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात अक्सर लोगों को बताता हूं और मैंने ऑफिस में मैंने वो लिख के रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। और मैं केवल नॉर्थ ईस्ट की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। और मेरा टारगेट था कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। आपको कभी टाइम मिलेगा तो आप ये पानीपत से पेरिफेरल रोड से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब वहां से हमने UR2 बनाया, वो जो शिव मूर्ति के पास आता है, वहां से हमने टनल बनाई है। एक डायरेक्ट वसंत विहार जाएगी और एक डायरेक्ट T3 एयर स्ट्रिप से नीचे से T3 जाएगी। टनल भी पूरी हो गया, आपके फिल्म में आई है वो। अब ये केवल 20 मिनट में होगा, यानी जहां 2 घंटे लगते थे वहां 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखिए, हम 36 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर आपको बताऊं तो आप मनाली से शुरू करिए। पहले मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल से 8 मिनट में जाते हैं। फिर वहां से निकलने के बाद 5 टनल हम बना रहे, वहां से लद्दाख लेह में आएंगे। फिर लद्दाख लेह से कारगिल तक जाने में झोजिला टनल लगती है, आशिया की सबसे बड़ी 11.8 किलोमीटर, 70% काम पूरा हुआ है। वहां से निकलोगे तो आगे आपको झेड़मोट टनल है, वो भी लगभग पूरी हो गई। वहां से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बना रहे, जिसमें से 15 बन गई, 3 अभी दिसंबर तक बन जाएगी। और कटरा के पहले डायरेक्ट दिल्ली कटरा हाईवे पे जुड़ेंगे, अमृतसर आएंगे, दिल्ली आएंगे और दिल्ली आने के बाद दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से सूरत तक जाएंगे। और सूरत से एक नया रोड बना रहे हैं साउथ में जाने के लिए, मुंबई पुणे कोल्हापुर और सोलापुर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, बाद में कन्याकुमारी और चेन्नई, पूरे साउथ को जाएंगे। दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। और सूरत से कारगिल अपना कर्नूल तक ये पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है, नया रोड है। और मैं आपको बताता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी, हमारे भाषण में हम बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से आप जा सकेंगे और ये पहली बार है। आज आप किसी भी स्टेट की बात करो, आप किसी भी जिले की बात करो, ये इनको पूछो। अभी उड़ीसा से हमारे आपके स्पॉन्सर जो आए वो मुझे बता रहे थे कि उड़ीसा में पारादीप जो पोर्ट है, इतना काम हुआ है इनका, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा, कितना टर्नओवर बढ़ा। हर जगह पर रोड अच्छे बने, एक्सप्रेस हाईवे बनने से
अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, हम कश्मीर में ही इतनी टन 1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है ये शायद इसमें कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये उद्दिष्ट है कि 2024 समाप्त होने के पहले हम अमेरिका के बराबर जाएंगे। उसके बाद में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो एक आधे बार कुछ जगह कम ज्यादा होगा, पर हम जिस गति से काम कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अमेरिका जैसा फील रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इंशाल्लाह, मैं तो यही दुआ करूंगी। आपने जितना एक्सप्रेस तरीके से ये पूरा का पूरा जो नेशनल हाईवे हमें समझाया, यहाँ पे हमारे एक बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, त्रिवेदी जी। इससे पहले यहाँ पर जब हमारी एंकर मोहतरमा के सामने थे, तो जितना फास्ट ये एक्सप्रेसवे और जितना फास्ट सड़कों पे गाड़ियों का गुजरना और मंजिल तक पहुंचना है, उतना ही स्लो एक बिजनेसमैन का सरकारी ऑफिसर के पास पहुंचना है। उनकी ये शिकायत थी, और उनकी नहीं, बहुत से ऐसे यहाँ पर जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो सच में कुछ नया इस देश के लिए करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब तक कोई जुगाड़ ना हो, जब तक कोई पहचान का ना हो, आप उस अधिकारी से मिल नहीं सकते हैं। इसका कोई तोड़ है? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हमने 1500 कानून बदले हैं। डिजिटल सिस्टम सब जगह आई है। अभी जैसे पहले नेशनल परमिट मिलता था तो आरटीओ में जाना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती थी। अब आप वेबसाइट पे डाल दो, आपको घर में आएगा। ड्राइविंग हमने 17 प्रकार की ऐसी चीजें की है कि आपके पास अगर गाड़ी के कागज है तो आप मोबाइल में दिखा सकते कि कागज है। तो काफी डिजिटल सिस्टम हुई है, जिसके कारण काफी आसानी हुई, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये होता है। फिर भी कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स है, पर लगातार हमारी सरकार उसको इंप्रूव कर रही है। हम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम और करप्शन फ्री सिस्टम बनाने के पक्ष में है, और मोदी जी भी इसका बार बार आग्रह करते हैं। तो जल्दी ही मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम है वो अगर आइडेंटिफाई करके सरकार तक आएंगे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से सुधार होते जाएगा। अब काफी डिजिटल सिस्टम आ गया। अभी आप देखो, पहले आप बैंक में जाते थे पैसे विड्रॉ करने के लिए, कोई नहीं जाता। टेलीफोन का, इलेक्ट्रिक का बिल भरने के लिए जाना पड़ता था, जाता नहीं। आप होटल में खाना खाते हो, कार्ड दिखाते हो, तुरंत कोई जाके कोई नोट निकाल के देने की जरूरत नहीं। इनकम टैक्स में सब बातें हो गई, जीएसटी में हो गई, फिर भी और बातें हो रही है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सिस्टम को हमने डिजिटलाइज किया है, और बड़े प्रमाण पर कर रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस को और करप्शन फ्री सिस्टम को कर रहे हैं। जहां जहां भी ऐसी प्रॉब्लम आएंगे, जो जो सरकार के पास ध्यान में आएगा, उन कानून को बदलने की, पुराने कानून हमने रद्द कर दिए, और इसलिए कोशिश चल रही है। अभी भी कुछ जगह बाकी होगा, तो निश्चित रूप से सरकार उसको प्राधान्य से पूरा करेगा। तो सरकार तो 2024 तक कर पाएगी, 2024 के बाद हम ही आएंगे।